बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना वो बस इतना ही कह पाया था कि इतने में उसे फांसी पर लटका दिया गया। वो इतना महान था कि उसकी शहादत पर अमेरिकी सैनिक भी रो पड़े थे। वो इतना ताकतवर था कि अमेरिका समेत 35 देशों ने मिलकर उस अकेले शेर पर हमला किया था। वो अपने वतन के लिए इतना वफादार था कि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर अपने वतन को अमेरिका के हवाले नहीं किया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सद्दाम हुसैन की। वही सद्दाम हुसैन जिसकी मौत पर इराकियों ने जश्न मनाया था, मगर आज वही इराकी उसी सद्दाम को याद करके रोते हैं। आखिर कौन था सद्दाम हुसैन, हीरो या विलेन? कैसे एक गरीब परिवार का लड़का पूरे इराक का राष्ट्रपति बन गया? क्यों सद्दाम हुसैन ने पहले ईरान पर हमला किया, फिर कुवैत को बर्बाद किया? आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए पूरे इराक को बर्बाद कर डाला? क्या हुआ था जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी? और फिर क्यों अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने माफी मांगनी पड़ गई थी? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का जन्म 1937 में इराक के तिक्रित शहर में हुआ था। ये वही शहर है जहां इस्लाम के हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी जन्म हुआ था। सद्दाम की पैदाइश से कुछ महीने पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। माँ ने दूसरी शादी कर ली, मगर सौतेले बाप से सद्दाम की एक न बनती थी। सौतेला बाप सद्दाम हुसैन को हर छोटी सी बात पर बुरी तरह मारता पीटता था। तंग आकर सद्दाम हुसैन 10 साल की ही उम्र में घर छोड़कर बगदाद भाग आया और बस यहीं से इराक के एक महान क्रांतिकारी की कहानी शुरू हो गई। सद्दाम हुसैन जब 20 साल का हुआ तो उसने इराक की राजनीति में हाथ आजमाने का मन बनाया और 1957 में उसने बगदाद की अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। इस पार्टी के लीडर हसन अल बकर थे, जो सद्दाम हुसैन के शहर तिक्रित से ही थे और सद्दाम के दूर के रिश्तेदार भी थे। इसी चीज का सद्दाम को फायदा भी हुआ और सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी बन गए। सन 1968 तक इराक पर एक शाही खानदान की हुकूमत थी। ये शाही खानदान अमेरिका का पिट्ठू था। इराक पर असल हुकूमत तो अमेरिका ही कर रहा था। इसीलिए अमेरिका इराक के तेल भंडार को सस्ते दामों में खरीदकर अपने तेल के कुएं भरता जा रहा था। इस दौर में इराक एक ऐसा गरीब देश था जहां ना एजुकेशन थी, ना हेल्थ सेक्टर ढंग का था, ना बिजली पानी की बेसिक सुविधाएं थी। मगर फिर सन 1968 में इराक की किस्मत करवट बदलती है। 1968 में सद्दाम हुसैन और बाथ पार्टी के लीडर हसन अल बकर मिलकर इराक के शाही खानदान का तख्ता पलट कर देते हैं और खुद पावर में आ जाते हैं। हसन अल बकर इराक के नए राष्ट्रपति बनते हैं और सद्दाम हुसैन उपराष्ट्रपति। कहा जाता है कि इस वक्त तक सद्दाम हुसैन इराक के सबसे ताकतवर आदमी बन चुके थे। भले ही प्रेसिडेंट हसन अल बकर बने, मगर पीछे से हुकूमत सद्दाम हुसैन के इशारों पर ही चलती थी। 1976 में सद्दाम हुसैन इराकी आर्म फोर्स के जनरल बन जाते हैं, जिससे कि अब सत्ता के साथ साथ इराक की आर्मी भी उनके कंट्रोल में आ जाती है। 3 साल बाद वक्त आता है सद्दाम हुसैन की ऑफिशियल हुकूमत का। सन 1979 में हसन अल बकर बीमार होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब सद्दाम हुसैन के अलावा कोई और न था जो इराक का राष्ट्रपति बनने की हिम्मत कर सके। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। ये वो पल था जब पूरे इराक ने जश्न मनाया था। दोस्तों, बाकी अरब देशों की तरह इराक में भी बड़ी मात्रा में तेल का भंडार था। मानो पूरे इराक की जमीन के नीचे तेल के खजाने छुपे थे। मगर सद्दाम हुसैन से पहले इराक के तेल पर इराक का कोई कंट्रोल ही नहीं था, बल्कि अमेरिकी कंपनियां अपने हिसाब से पूरे ऑयल सिस्टम को कंट्रोल करती थी। अमेरिका सस्ते से सस्ते दामों में इराक का ऑयल खरीदता और अपने कुएं भरता जाता। यही वजह थी कि इराक एक गरीब देश बना रहा। मगर सद्दाम हुसैन के आते ही खेल पलट गया। सद्दाम हुसैन ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, जिसके बाद से इराक के तेल पर अमेरिका का कब्जा खत्म हो गया। सद्दाम हुसैन ने तेल के दाम बढ़ा दिए, जिससे अमेरिका बौखला गया।
अमेरिका ने सद्दाम हुसैन से कहा कि तेल के दाम कम करो और इराक का ऑयल सिस्टम हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सद्दाम हुसैन ने पलटकर अमेरिका को तारीखी जवाब दिया कि इराक हमारा देश है, ये जमीन हमारी है, ये तेल हमारा है, हम जैसा चाहे इस तेल के दाम बढ़ाएं या घटाएं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के इस तीखे जवाब से अमेरिका जबरदस्त गुस्सा हो गया था और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद इराक और सद्दाम हुसैन अमेरिका के दुश्मन बन गए। मगर अमेरिका मौके की तलाश में चुपचाप बैठा रहा। 1972 में सद्दाम हुसैन ने जैसे ही ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, तेल के दाम आसमान छूने लगे, जिसकी वजह से इराक की इकोनॉमी बूस्ट कर गई। इराक के पास अब भर भर के पैसा आने लगा। दुनिया सद्दाम हुसैन को एक अय्याश तानाशाह कहती थी, मगर सद्दाम हुसैन इसके उलट थे। सद्दाम हुसैन ने कुछ ही सालों में इराक की काया पलट कर रख दी। सद्दाम हुसैन ने पूरे इराक में एजुकेशन को एकदम फ्री कर दिया। इराक के लोग इतने गरीब थे कि पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात, वो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कर लेते तो यही उनके लिए बहुत था। मगर जैसे ही सद्दाम हुसैन ने एजुकेशन को फ्री किया, इराक के स्कूल और कॉलेज लोगों से भरने लगे। यही नहीं, सद्दाम हुसैन ने इराक में बाकी अरब देशों में सबसे बेहतरीन हेल्थ सिस्टम तैयार कर दिया था। इराक में पहली बार किसानों को सब्सिडी मिलने लगी, जिससे कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। इराक का कोई ऐसा शहर ना बचा था जहां बिजली पानी की सुविधाएं ना पहुंची हो। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन ने इराक में सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लाईओवर वगैरह बनाकर इराक को दुनिया के विकसित देशों में लाकर खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने इराक का जितना विकास किया था, उसके बाद आज तक इराक में उसके आगे कोई विकास नहीं हो पाया है। दोस्तों, 1979 में एक तरफ सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश ईरान में शिया लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने ईरान के राजशाही परिवार का तख्ता पलटकर ईरान में शिया मेजोरिटी की सरकार बना ली। खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। इस घटना से सद्दाम हुसैन को अपनी हुकूमत पर खतरा महसूस होने लगा। सद्दाम हुसैन ने सोचा कि कहीं ईरान की तरह इराक के शिया भी उसके खिलाफ बगावत न कर दें। इसीलिए ईरान की शिया हुकूमत को उखाड़ फेंकना जरूरी है। इसी मकसद से सद्दाम हुसैन 1980 में ईरान पर हमला बोल देता है। यहाँ एंट्री होती है अमेरिका की। यहीं से अमेरिका अपना गंदा खेल खेलना शुरू करता है। अमेरिका हमेशा से इस्लाम के खिलाफ रहा है। उसे कतई पसंद नहीं कि कोई मुस्लिम देश ताकतवर बने या सर उठाए। इस जंग में अमेरिका और ब्रिटेन सद्दाम हुसैन का साथ देते हैं, खूब पैसों और हथियारों से मदद करते हैं। असल में दोस्तों, ये जंग सद्दाम हुसैन ने नहीं बल्कि अमेरिका ने शुरू करवाई थी। अमेरिका ने ही इराक के शियाओं को खुफिया तौर पर सद्दाम हुसैन के खिलाफ भड़काया। उधर कुर्द लोगों को, जो पहले ही सद्दाम के खिलाफ थे, उनको अमेरिका ने पैसे और हथियारों से खुफिया मदद की ताकि वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत कर सके। उधर सद्दाम हुसैन सोच रहा था कि ये सब ईरान करवा रहा है। खैर, सद्दाम हुसैन इराक पर हमला कर देता है। 1982 तक हजारों लोग इस जंग में मारे जाते हैं। मगर फिर सद्दाम हुसैन को एहसास होता है कि इस जंग से कुछ हासिल नहीं हो रहा। लिहाजा सद्दाम हुसैन ईरान से जंग खत्म करने की अपील करता है। मगर अब तक ईरान इराक पर हावी हो चुका था, इसीलिए ईरान जंग को खत्म करने से इनकार कर देता है। लगातार 8 सालों तक ये जंग चलती रही। 10 लाख लोग इस जंग में मारे गए। दोनों देश बर्बाद होकर खंडहरों में बदल गए। इस जंग से दोनों देशों को कुछ हासिल नहीं होता है। 8 सालों तक ये जंग चलती रही, मगर किसी ने भी इस जंग को रुकवाने की एक कोशिश नहीं की। और जब दोनों देश बर्बाद हो गए, तब यूनाइटेड नेशन मेंढक की तरह उछलकर इस जंग को रुकवाने पहुंच जाता है। यहाँ अमेरिका का इराक के हाथों ईरान को बर्बाद कराने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब बारी थी कुवैत की और फिर इराक और सद्दाम की। दोस्तों, इराक के साथ जंग खत्म होते ही 1990 में सद्दाम हुसैन कुवैत पर भी हमला कर देता है। कुवैत पर हमले की 2 बड़ी वजह थी। एक तो ये कि ईरान के साथ जंग के वक्त सद्दाम हुसैन ने कुवैत से कर्ज उधार लिया था। जंग खत्म होने के बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत से अपील की कि हमारा देश बर्बाद हो चुका है, इसीलिए तुम हमारा कर्ज माफ करो। कुवैत साफ मना कर देता है। यहाँ तक कि कुवैत का राजा सद्दाम हुसैन से ये तक कह डालता है कि इराक की औरतें
बड़ी खूबसूरत होती है, उन्हें तुम कुवैत में हमारे पास भेज दो। इस बात से सद्दाम हुसैन बहुत गुस्सा हो गया था। कुवैत पर हमले की दूसरी बड़ी वजह ये थी कि चूंकि ईरान से जंग के बाद इराक पहले ही बर्बाद हो चुका था, ऊपर से कुवैत सस्ते दामों में तेल बेचने लगा, जिससे कि बाकी के देशों ने इराक से तेल खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इराक को जबरदस्त नुकसान होने लगा। इन्हीं दो वजहों को लेकर सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला बोल दिया। 48 घंटों में ही पूरे कुवैत पर इराक का कब्जा हो गया। दोस्तों, अगर अमेरिका चाहता तो वो ये हमला रोक सकता था, मगर अमेरिका ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वो कुवैत का बहाना बनाकर इराक पर हमला करना चाहता था, और बाद में हुआ भी ऐसा ही। अमेरिका ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर कुवैत में इराकी फौज पर हमला कर दिया और 1 महीने में ही कुवैत को इराक से आजाद करवा लिया। अमेरिका इराक को बर्बाद करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता था। वो वहाँ के तेल को अपने कब्जे में करना चाहता था, मगर अभी तक इराक के कोई बड़ा मौका हाथ नहीं लग रहा था। इसी दौरान 2001 में अमेरिका में 9/11 अटैक हो जाता है। अमेरिका इसी मौके की तलाश में था। अमेरिका ने सारा इल्जाम सद्दाम हुसैन पर लगा दिया और सद्दाम हुसैन को आतंकवादी तक घोषित कर दिया। सद्दाम हुसैन इस आरोप को हमेशा नकारते रहे। इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश था। बुश ने सद्दाम हुसैन पर इल्जाम लगाया कि 9/11 अटैक में सद्दाम हुसैन ने अल-कायदा की मदद की है। सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया कि मैं इराक की सरजमी पर आतंकवाद को कभी पनपने ही नहीं दे सकता, और ये बात सच भी थी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत में एक भी जिहादी गुट नहीं बन पाया था। अमेरिका किसी भी कीमत पर सद्दाम हुसैन की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका को एहसास हो गया था कि सद्दाम हुसैन ताकतवर बनता जा रहा है, मगर जब अमेरिका को सद्दाम हुसैन पर हमला करने का सीधा रास्ता ना मिला, तब जनवरी 2003 में जॉर्ज W. बुश ने एक झूठी कहानी गढ़ी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। Weapons of mass destruction. ये वो बायोलॉजिकल, केमिकल या परमाणु हथियार होते हैं जिनसे लाखों लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। इस झूठी कहानी के दम पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के सामने एक शैतान की तरह पेश किया। यहाँ तक कि UN की अगुवाई में वैज्ञानिकों की एक टीम ये पता करने इराक तक चली जाती है कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या नहीं। पूरा इराक छान मार दिया जाता है, मगर कोई हथियार नहीं मिलता। अमेरिका फिर भी नहीं मानता। बुश ने सद्दाम हुसैन को 2 ऑप्शन दिए कि या तो अपने केमिकल हथियारों को खत्म करके इराक छोड़कर चले जाओ, या फिर अमेरिका इराक पर हमला कर देगा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम इराकी लोग लड़ेंगे। सद्दाम के इस जवाब से अमेरिका का ईगो हर्ट हो जाता है, और फिर ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, वॉर ऑन टेरर के नाम पर 2003 में 35 देशों की फौज के साथ अमेरिका इराक पर हमला कर देता है। बगदाद पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है। पूरे इराक को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। मजबूरन सद्दाम हुसैन को वहां से भागना पड़ता है। 10 महीनों तक अमेरिका अपना पूरा जोर लगा देता है, मगर सद्दाम हुसैन को नहीं ढूंढ पाता। सद्दाम हुसैन अपने पैदाइशी शहर तिक्रित के एक फार्म हाउस में जमीन के नीचे बने एक बंकर में छुपे हुए थे। सद्दाम हुसैन अमेरिका को कभी नहीं मिलते, मगर एक ठोकर ने सद्दाम हुसैन को पकड़वा दिया। दिसंबर 2003 अमेरिकी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी था। अमेरिकी सैनिक उस फार्म हाउस तक भी पहुंच चुके थे जहां बंकर में सद्दाम हुसैन छुपे थे। अमेरिकी सैनिक हताश होकर वापस लौट रहे थे कि अचानक एक सैनिक का पैर एक पत्थर से टकराया। थोड़ा जमीन को साफ किया गया तो एक पत्थर का ढक्कन दिखाई दिया, मानो यहाँ कोई सुरंग का रास्ता है। अमेरिकी सैनिकों ने वो ढक्कन उठाया और एक बम उस बंकर में फेंकने ही वाले थे कि अचानक अंदर से आवाज आती है, मैं सद्दाम हुसैन हूँ। कुछ ही पलों में एक बुजुर्ग सा दिखाई देने वाला शख्स बाहर आता है। ये सच में सद्दाम हुसैन ही थे। अमेरिकी सैनिक फौरन सद्दाम हुसैन को पकड़ लेते हैं। यहाँ से इस्लाम के एक मुजाहिद की शहादत का सफर शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने जिस आरोप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर सद्दाम हुसैन को पकड़ा था, उस आरोप के लिए सद्दाम हुसैन को सजा ही नहीं हुई थी, बल्कि अमेरिका एक और कहानी बताता है कि 1982 के वक्त कुछ शियाओं ने सद्दाम हुसैन पर जानलेवा हमला किया था, मगर सद्दाम हुसैन इस हमले में बच जाते हैं।
बाद में जो लोग इस हमले में शामिल थे, सद्दाम हुसैन ने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना को आधार बनाकर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस चलाया था। अमेरिका की दोगलापंती देखिए। अमेरिका ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के नाम पर सद्दाम हुसैन को तो आतंकवादी, कातिल, इंसानियत के लिए खतरा बताकर फांसी पर चढ़ा दिया, मगर वही अमेरिका आज इजराइल द्वारा मारे जा रहे हजारों फलस्तीनी मासूम बच्चों की मौत पर चुप बैठा है। यहाँ अमेरिका को ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी कुछ दिखाई नहीं देता, बल्कि अमेरिका खुद बेशर्मी से इजराइल का साथ भी दे रहा है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को बगदाद में सुबह के वक्त फांसी देने के लिए लाया जाता है। वहाँ कुछ शिया लोग भी बैठे थे जो सद्दाम हुसैन पर लान तान कस रहे थे। एक शिया ने कहा कि सद्दाम तुम जहन्नुम में जाओ। सद्दाम हुसैन ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारा मतलब आज का इराक? वाकई में सद्दाम हुसैन के बाद इराक जहन्नुम ही बन गया था। सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी जा रही थी तब उनकी हिफाजत में लगे अमेरिकी सैनिक भी रो पड़े थे, क्योंकि उनको भी पता था कि सद्दाम हुसैन के साथ गलत किया जा रहा है। सद्दाम हुसैन चूंकि एक फौजी जनरल थे, लिहाजा उन्होंने ये मांग की कि मुझे मेरी फौजी शान के मुताबिक गोली मार कर सजा दी जाए, मगर इराकी कोर्ट ने सद्दाम हुसैन की इस मांग को नहीं माना। सद्दाम हुसैन ने फांसी के वक्त काले कपड़े से अपना चेहरा ढकने से भी मना कर दिया था। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी जा रही थी उस दिन ईद उल अजहा यानी बकरीद का दिन था। अमेरिका की इस शर्मनाक हरकत पर अरब मुल्कों ने अमेरिका की मजम्मत भी की थी। फांसी का फंदा गले में कस दिया गया। कलमाए शहादत अभी पूरा भी नहीं बोल पाए थे कि पैरों तले से तख्त खींच लिया गया। एक ही झटके में सद्दाम हुसैन की गर्दन टूट गई और कुछ ही मिनटों में शरीर ठंडा पड़ गया। सद्दाम हुसैन को उनके शहर तिकरित में ही दफनाया गया। 2015 में उनकी मजार पर शिया लड़ाकों द्वारा हमला हो जाता है। उनके मजार को तहस नहस करके वहां आग लगा दी जाती है और जब कब्र को खोदा जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कब्र में सद्दाम हुसैन की लाश मौजूद ही नहीं थी। दरअसल सद्दाम हुसैन के कबीले वालों ने ये पहले ही भांप लिया था कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ बेहुरमती हो सकती है, इसीलिए उन लोगों ने 2014 में ही सद्दाम हुसैन की लाश को निकालकर किसी महफूज जगह दफना दिया। आज किसी को भी नहीं पता कि सद्दाम हुसैन की असल कब्र कहां पर है। दोस्तों, अमेरिका ने भले ही झूठ के दम पर सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया, मगर फिर भी अमेरिका को चैन नहीं मिला। अमेरिका ने इराक के शिया और सुन्नी समुदायों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। इराक को गृह युद्ध में झोंक दिया। अमेरिका ने ISIS, अल-कायदा जैसी जिहादी तंजीमों को हथियार और पैसों से सपोर्ट किया, खुद उनको खड़ा किया और फिर इन्हीं को खत्म करने के नाम पर पूरे इराक को तबाह बर्बाद कर दिया।